Hello friends, welcome to Maluka and in this video we are going to talk about the Indian cultural renaissance. तो इंडियन कल्चर ने बहुत बार ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन झेला है, बहुत बार बियर किया ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि लगातार अगर आप एंशियंट हिस्ट्री के टाइम से देखें तो सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा पुराना है और उसके बाद मिडिवल टाइम्स में भी कई बार इन्वेजन्स हुए. बट इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ओनली द प्री कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड जो ट्रांसफॉर्मेशन आए. ठीक है, तो उस बीच में जो भी कल्चरल रिनेशन हुआ, लाइक भक्ति मूवमेंट इन मिडिवल टाइम्स, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिस्ट एंड जैन फिलोसफी इन द एंशिएंट टाइम्स. ठीक है, ये सब कल्चरल रिनेसा का ही हिस्सा था. उसके बाद सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो हुए वो भी कल्चरल रिनेसा था. व्हाट इज रिनेसा? रिनेसा वर्ड बार बार मैं यूज कर रहा हूं. व्हाट इज दिस रिनेसा? रिनेसा इज एक्चुअली द रीबर्थ और रिसरेक्शन. रिसरेक्शन का मतलब क्यों हुआ रिसरेक्शन, क्यों हुआ रीबर्थ? Because we, our leaders, our social leaders, our religious leaders got influenced by Western political thoughts और Western thoughts. उन्होंने Western thinkers को पढ़ना स्टार्ट किया और Western thinkers were talking about reasoning, they were talking about equality, they were talking about sustainability, right? तो किसी भी religion को sustain करना है, किसी भी religion को equity देना बहुत जरूरी है, equal treatment देना बहुत जरूरी है, reasonable होना बहुत जरूरी है, liberty. पहले हम क्या करते थे, हम ट्रेडिशनल वैल्यूज को लेकर एडमेंट थे कि जो है वो लिखा हुआ है और वही सत्य है, आखिरी सत्य. ऐसा कोई आखिरी सत्य नहीं है, राइट? तो इसलिए जरूरी था ये कि हमारे जो सोशियो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके अंदर रीजनिंग आए. तो राजा राम मोहन राय बिकेम दैट पर्सन जिन्होंने इंडिया में कल्चरल अवेकनिंग लाने का पहला काम किया, बिकॉज ही हैड टर्म्स विद सम. अब इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसके साथ, किस ब्रिटिश गवर्नर के साथ या किस ब्रिटिश वायसराय के साथ जो भी थे उनके साथ इनके कैसे रिलेशंस थे. ठीक है, और किसके साथ थे. ठीक है, ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा. द वेदास, उपनिषदास, सूत्रास, एपिक्स एंड अदर स्क्रिप्चर्स हाउस्ड इन इंडियन ट्रेजर ऑफ स्कॉलरशिप, दीज वर ट्रांसलेटेड एंड रिवाइव्ड बाय यूरोपियन ट्रेडर्स हु केम टू इंडिया. और जब इनको रिवाइज किया गया, इनके इंटरप्रिटेशन किया गया, तो जो मॉडर्न थिंकर्स हैं, जो मॉडर्न सोशल लीडर्स हैं, उन्होंने इनको पढ़ा. और कहीं ना कहीं जब इंटरप्रिटेशन होता है तो बेसिक थीम के साथ जो इंटरप्रेटर होता है वो उसके कहीं ना कहीं खिलवाड़ करता है, वो उसमें मॉडर्निटी लाता है. तो इनको पता चला, इनके अंदर अवेकनिंग हुई कि आवर कल्चर इज सो रिच, देन व्हाई डू वी फॉलो द अदर कल्चर, व्हाई डू वी फॉलो द वेस्टर्न कल्चर? हमारा कल्चर जब इनहेरेंटली इतना रिच है तो उसमें केवल रीजनिंग ही तो ऐड करनी थी, वो रीजनिंग ऐड कर दी इन्होंने. अब उसको एक नया ट्रेंड मिल गया. तो दिस इज इंडियन कल्चरल रिनेसा. अब इसके डिफरेंट फेजेस हैं. यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम एक नए कोर्स के साथ आ रहे हैं जिसमें हम आपको जीएस की क्लासेस देंगे. जीएस में फाउंडेशन और एडवांस लेवल की क्लासेस आपको दी जाएंगी. उसमें एक और सेक्शन है जिसमें कि आपको एनसीईआरटी की क्लासेस साथ में दी जाएंगी और एनसीईआरटी को कंपाइल्ड फॉर्म में आपको दिया जाएगा. इसके अलावा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम का भी प्रोविजन है जिसमें आपको एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा और वो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगा. दिस प्रोग्राम इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू इन जस्ट 21,499 रुपीज प्लस जीएसटी, एंड दैट टू यू कैन पे इन 11 EMIs. सो रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल. ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं आपके स्क्रीन में, इन पर कॉल करिए और अपने आप को जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराइए, बिकॉज द सीट्स आर फिलिंग. व्हाट आर द फीचर्स? तो reinterpretation of Indian religious texts and rituals revealed irregularities and malpractices in our religion. सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें क्या थी? ये माल प्रैक्टिसेस थी, सोशल इविल्स थी. और इन सोशल इविल्स को हटाया गया. और जो ये फादर फिगर्स बोले जाते हैं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे के सारे फादर फिगर्स हैं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया. इंडियन रेनेसा गेव राइज टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर से एक वो आया कि इंग्लिश लिटरेचर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए. इंग्लिश लिटरेचर को हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर के साथ कनेक्ट किया गया, बिकॉज लिटरेचर कहीं भी अलग नहीं है, वो सेम चीज बताता है. तो जब उसको कनेक्ट किया गया तो एक सम्मेलन हुआ, वहां पर 2-3 कल्चर्स का सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्लुएंस हुआ, और उस कॉन्फ्लुएंस का ही नाम है इंडियन रेनेसा. बिकॉज ऑल ऑफ दीज फादर फिगर्स वर जमींदार्स ऑफ देयर सोसाइटी. तो उनके पास एक्सेस था ब्रिटिश एजुकेशन का, इंग्लिश एजुकेशन का. It has some influence over political movements and it was later perfectly adopted by them. और इन्हीं चीजों को हम देखते हैं कि गांधी के थॉट्स में, नेहरू के थॉट्स में,
मोतीलाल नेहरू के थॉट्स में लीडरशिप क्वालिटीज जो आने लगी इंडियन लीडर्स में, वो सब इसी से आया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेजेस क्या है इंडियन रेनेसा के? फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उसके अलावा भक्ति मूवमेंट इन एंशिएंट टाइम्स, सॉरी एंशिएंट नहीं, मिडिवल टाइम्स, हियर इट इज रॉन्ग, मिडिवल टाइम्स, राइट। द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन रेनेसा वाज एम्बॉडीड इन द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करी। An inquiry into the past and an assessment of the strength of tradition to overcome contemporary problems was a defining feature of the movement. ठीक है, जो intellectuals थे, like राजा राम मोहन राय, use of Hindu scriptures in his sati debate with his opponents, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर's widow remarriage campaign, और नारायण गुरु's universalism advocacy in an era of darkness, they were all looking for a way out. कि कैसे हम हिंदू रिलीजन को, हिंदू फिलॉसफी को बचा पाए, because Hindu philosophy was shredding, it was going down. और डिफेमेशन क्यों हो रहा था? डिफेमेशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियन सोसाइटी में, हिंदू रिलीजन में बहुत सारे सोशल इविल्स आ गए थे, क्योंकि उसका बैड इंटरप्रिटेशन हुआ था, एडमेंट इंटरप्रिटेशन हुआ था, ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन हुआ था, राइट। द फैक्ट दैट दे टारगेटेड द ऑब्वियस सोशल ऑब्सक्योरेंटिज्म, रूढ़िवादिता, जो सामाजिक रूढ़िवादिता है उसको खत्म करने का चाहत थी इनमें, रिलीजियस सुपरस्टिशन को खत्म करना था, अंधविश्वास को खत्म करना था, एंड इरेशनल रिचुअल्स, जिन रिचुअल्स में, जो हमारे यहाँ ये रिचुअल्स होते हैं, उनमें कोई रैशनल ही नहीं था, उनका कोई उसके पीछे कोई विचार नहीं था, कोई तर्क नहीं था। एज अ रिजल्ट द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन रेनेसा वाज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। उसके बाद आता है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में कॉलोनियल टाइम्स, हम बिल्कुल नजदीक थे इंडिपेंडेंस के, तो ऐसे में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सोशियो रिलीजियस के साथ पॉलिटिकल व्यूज भी आते हैं, और ऐसे में आता है एक बहुत बड़ा फिगर, बहुत बड़ा आइडल, स्वामी विवेकानंद। इफ यू रीड हिज आइडियोलॉजीज, इफ यू रीड हिज फिलॉसफीज, यू विल फाइंड कि सोशियो रिलीजियस होने के साथ वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी आपको आगे बढ़ाती हैं, प्रोसीड करवाती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, द सेकेंड स्टेज वॉज डिफाइंड बाय एन अटेम्प्ट टू रिकंसाइल एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स विद द सोशल क्वेस्ट फॉर मॉडर्निटी. It allowed the values of the first phase of the Renaissance to form their ideological postures. Swami Vivekananda's message to the people: arise, awake, and do not stop. What is it? He is saying, he is challenging people: arise, awake, and do not stop until you achieve your goal. Right? Resonated with the Indians because they were fighting for freedom. They were fighting, there was appetite for freedom. तो इसलिए वो रेजोनेट हुआ उनके साथ. वंदे मातरम बाई बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. उसके अलावा गांधी का रोल वाइकोम सत्याग्रह में, उसके अलावा गांधी का जो ओवरऑल सत्याग्रह का फिलॉसफी है कि अगर हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, अगर हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, वी विल आस्क फॉर द ट्रुथ. ठीक है, हम वायलेंट नहीं होंगे, विल आस्क फॉर द ट्रुथ. What is truth? Then the third phase. Third phase comes with Marxism. Marxism के साथ इसका कॉन्फ्लुएंस है. मार्क्सिज्म की वजह से, मार्क्सिज्म से इसका इन्फ्लुएंस होने की वजह से फैक्ट्रीज, वहां पर लेबर्स की स्ट्राइक, उनका अपने राइट्स को मांगना. ठीक है, तो मार्क्सिज्म एंड रेनेसा वैल्यूज रिजल्टेड इन द थर्ड फेज ऑफ रेनेसा. सोशल इक्वेलिटी, इगैलिटेरियनिज्म, जेंडर जस्टिस, सेक्युलरिज्म, ये सारी की सारी चीजें किससे इन्फ्लुएंस्ड है? मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है. ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सेवरल लीडर्स ऑफ द लेफ्ट मूवमेंट रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन पॉपुलर स्ट्रगल्स, दे वर अनेबल टू क्रिएटिवली ब्रिंग देम टुगेदर. डिस्पाइट अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट, इट डिड नॉट टेक ऑफ. इंडिया में टेक ऑफ नहीं कर पाया मार्क्सिज्म, चूंकि मार्क्सिज्म की फिलॉसफी इंडिया में टेक ऑफ नहीं कर पाई. द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस फेल्योर हैव प्लेग्ड द लेफ्ट रेनेसा, और उसकी वजह से हम आज तक देख रहे हैं कि दे आर स्टिल प्लेग्ड. देन कम्स द फोर्थ स्टेज, और फोर्थ स्टेज लाने के पीछे किसका हाथ है? इस वक्त की गवर्नमेंट का. ये चाह रही है कि ऐसा काशी तमिल संगम हो. काशी तमिल संगम किस लिए?
की जो सबसे एंशियंट लैंग्वेजेस हैं वो कहां से बिलोंग करती? तमिल से। ठीक है, काशी तमिल संगमम, और इसके पीछे एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका आइडिया है। द मंथ लॉन्ग काशी तमिल संगमम विच शोकेस्ड Tamil culture heralded a new era where ancient Indian traditions intermingle with one another and are revitalized with the help of modern practices. Right? और objective क्या है इसके पीछे? The objective is the government organized a textiles conclave during the Sangamam. Right? Modi's 5F formula. There is Modi's 5F formula. Culture को, tradition को, सारी चीजों को एक साथ मिलाना है, और उसके पीछे क्या तरीका है? उसके पीछे तरीका है फार्म, एग्रीकल्चर, फाइबर। फाइबर कैसे? सिल्क। काशी कॉपीनम यत्र कौशेयम, जहां पर फाइबर इज सिल्क, सिल्क पहना जाता है। काशी में भी सिल्क पहना जाता है, तमिल एरियाज में भी सिल्क पहना जाता है। ठीक है, फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन एंड फॉरेन will accelerate growth in the sector and transform the lives of farmers and weavers. India's textile market is expected. इंडिया में मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फूड में और फैशन में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर दें। हमारे यहाँ जो फैशन इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं पुरानी डिमांड्स को तो फुलफिल करती है, बट द कलर्स आर सो ब्राइट कि उसका इंटरनेशनल मार्केट में कोई डिमांड नहीं। उसके अलावा फूड को अगर हम देखें तो फूड में वैल्यू एडिशन इज रिक्वायर्ड। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास मिठाई है, सब कुछ है, बट वैल्यू एडिशन करके हम उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और हम उनको और भी ज्यादा एक्सोटिक बना सकते हैं। ठीक है, द रेनेसा वाज नॉट एन इवेंट, इज व्हाट इट वाज अ प्रोसेस जिसने सालों लिए। और ये भी अभी जो काशी तमिल संगमम जो 4th फेज है, ये भी बहुत टाइम लेगा, नॉट बिकॉज दोज वैल्यूज हैव लॉस्ट their relevance, but the social context has changed. Accordingly, their content has to be refurbished. Instead of attempting to recapture the values of the first Renaissance, which occurred in the colonial feudal era, the left has to reinvent the Renaissance from the viewpoint of oppressed, the exploited and marginalized. The violence and intolerance rampant in society today is not so much the failure of first phase. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। The basics is इंडिया में जो cultural Renaissance which should take place, क्यों नहीं उसमें नए नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं? उस एडवांसमेंट को ही प्रोसीड कराने के लिए एक नया विचार है काशी तमिल संगमम। उसमें 5F फॉर्मूला ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। द रिफॉर्मर्स गोल वाज नेवर टू रिप्लेस इंडियाज इंडिजिनस कल्चर विद वेस्टर्न कल्चर, जबकि उनका आइडिया था कि वेस्टर्न कल्चर को इनकलकेट किया जाए, उसकी अच्छी चीजों को इनकलकेट किया जाए, ना कि इंडियन कल्चर को मान लिया जाए दिस इज द लास्ट ट्रुथ। राइट? They simply assimilated some Western values that they saw as desirable for societal development with respect to Indian society. They placed a greater emphasis on the interpretation of scriptures. Interpretation, दयानंद सरस्वती की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, उन्होंने स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट किया, इंटरप्रेट किया तरह तरह से। स्वामी विवेकानंद sought reform by reinterpreting the Vedas in the context of changing world. राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, इन सारी चीजों को उन्होंने किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर used ancient texts to argue that widows should be allowed to remarry. Raja Ram Mohan Rai ne admired Western thought. He held the Vedas and Upanishads in the highest regard. वो कहीं भी demean नहीं करते हैं वेदास को, कहीं भी demean नहीं करते हैं उपनिषदास को, बट वो कहते हैं कि वेदास एंड उपनिषदास की जो भी उनकी लैंग्वेज है उसको समझने की जरूरत है, उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से री इंटरप्रेट करने की जरूरत है। They were opposed to the certain social evils such as sati, idolatry, polytheism, untouchability, but they believed in essence of scriptures. मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सती के विरोधी थे, बट ऐसा नहीं कि वेदास के विरोधी थे, हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, ट्रेडिशनल वैल्यूज के विरोधी नहीं थे। In India, social reform did not typically imply a reorganization of society's overall structure, but society में जो भी चीजें छोटी मोटी कमी आ गई है with time, with such we are such an ancient civilization, कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। तो उन कमियों को, जैसे एक बूढ़े शरीर में कमी आ जाती है तो उसको कहीं ना कहीं हमें सही करना पड़ता है विद पिल्स एंड पोशंस, वैसे ही इंडियन सोसाइटी चूंकि इतनी पुरानी हो गई थी तो उसको भी हमें लगातार नए नए तरीके से सही करना पड़ा। ठीक है, तो दिस रिनेसा वाज नॉट कि हमारा जो धर्म है या हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं या हमारे जो वेदास हैं, स्क्रिप्चर्स हैं,
वो कहीं इनसिग्निफिकेंट हो गए, वो कभी भी इनसिग्निफिकेंट नहीं हुए, जबकि उनका जो इंटरप्रिटेशन किया गया वो बहुत गलत किया गया, वो अपने बेनिफिट के लिए किया गया। तो वो बेनिफिट बेस्ड नहीं होना चाहिए, जबकि वो होना चाहिए कॉमन गुड बेस्ड, कि कॉमन गुड हो उनसे, ठीक है। सो दिस वाज आवर डिस्कशन फॉर कल्चरल इनेशा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच।